अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात, जीएसटी में गड़बड़ी पर स्टेट टैक्स विभाग सक्रिय हुआ है। देहरादून की 9 फर्म में विभाग ने 25 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी है। जांच के बाद स्टेट टैक्स विभाग कड़ा एक्शन ले सकता है। तो देहरादून में जीएसटी में गड़बड़ी करते ये मामला सामने आया। स्टेट टैक्स विभाग ने 9 फर्मों में गड़बड़ी पाई है। 9 फर्मों में विभाग ने 25 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी है। दीपांकर से बात करते हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये जो 9 फर्म हैं जिनमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? मोनिका, दरअसल ये था कि जब से जीएसटी लागू हुआ है राज्य में, तब से ये बातें निकल के आ रही थी कि जीएसटी से उत्तराखंड को जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। उसके बाद केंद्र में भी ये बातें सामने रखी गई अरुण जेटली के सामने। उसके बाद अब जब विभाग सक्रिय हुआ तो विभाग को लगा कि कई जगह पर जीएसटी चोरी हो रही है स्टेट के अंदर। उसको लेकर कल ये कार्रवाई हुई थी। 9 फर्मों को अभी देखा गया, जिनमें 25 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई है। अब राज्य कर विभाग का ये कहना है कि इस गड़बड़ी पर वो पूछताछ करेंगे। अभी इसके बाद पूछताछ में उनको इसका नाम अभी डिस्क्लोज विभाग ने नहीं किया। उनका कहना है कि अगर हम इनका नाम उजागर करेंगे तो लोग इनके चेक करेंगे, और इनको चेक करने के चक्कर में हो सकता है कि जो बाकी लोग गड़बड़ कर रहे हो वो खुद को बचाने की कोशिश करें। लेकिन जब जांच पूरी हो जाएगी और इन पर आरोप पूरी तरह तय हो जाएंगे, उसके बाद इनके खिलाफ भी एक्शन होगा और उसके बाद बाकी फर्मों पर भी इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। ये राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है। मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दीपांकर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। फिलहाल पूछताछ जारी है, कड़े एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। अगली खबर की बात, अक्सर विवादों में रहने वाले मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार एक नियुक्ति के लिए उनके विभाग में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गईं। क्या है 200 करोड़ के फंड वाले बोर्ड से जुड़ा ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिर विवादों में हरक सिंह रावत। हरक के विभाग में उड़ी नियमों की धज्जियां। दमयंती रावत को गलत एनओसी से मिली नियुक्ति। हरक सिंह रावत के मंत्रालय श्रम विभाग में नियुक्ति में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। मजदूरों के कल्याण के लिए बने बोर्ड में सचिव के पद पर गलत एनओसी के साथ एक अफसर को बैठा दिया गया। मामला उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में सचिव पद पर तैनात हुई दमयंती रावत का है। दमयंती के एनओसी नहीं लेने पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्या बनाया गया मेरी जानकारी में नहीं है। फिलहाल शिक्षा विभाग से उनको कोई एनओसी नहीं दी गई है और इस पर कोई कमेंट्स करने की आवश्यकता भी मैं समझता हूँ नहीं है। दरअसल दमयंती रावत का मूल विभाग शिक्षा है। दूसरे विभाग में तैनाती के लिए उन्हें शिक्षा विभाग से ही एनओसी लेनी है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर उन्हें कृषि विभाग से एनओसी दिलाई गई। हरक सिंह रावत दमयंती के बचाव में खुलकर सामने आ गए और इसे साजिश बताने लगे। देखिए, मैं सोचता हूँ ये विवाद जानबूझकर कुछ ऐसे लोग जो जिनके मंसूबे पे पूरे नहीं हो रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नियम के तहत सरकार ने काम किया है। और हमने जो उनका मूल विभाग था कृषि, उससे हमने एनओसी आने के बाद ही उनको अपनी जिम्मेदारी दी है। हालांकि इस दौरान हरक के मुंह से सच्चाई भी निकल गई कि दमयंती का मूल विभाग शिक्षा ही है। ठीक है कि वो मूल रूप से भले ही शिक्षा विभाग के अधिकारी रही हूँ, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग से वो निदेशक सीड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी, उनको नियमित कर दिया गया था। जानकारों का मानना है कि मूल विभाग के बजाय दूसरे विभाग में एनओसी लेना अपराध से कम नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग में तो इनका मूल विभाग भी नहीं, वहाँ से तैनाती भी नहीं हुई है, तो वो मूल विभाग वो आपत्ति कर ही नहीं सकती है। जो विभाग आपत्ति कर ही नहीं सकती है तो एनओसी कैसे दे सकती है? नियमों को ताक पर रख अपनों को मलाईदार पद पर बैठाना अगर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है तो ऐसा कैबिनेट मंत्री के नाक के नीचे हुआ है। देखना होगा कि सरकार इस पर कार्रवाई करती है या फिर बीच का रास्ता तलाशती है। कैमरामैन मोहित पोखरिया के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। और अपडेट के लिए हमारे साथ रॉबिन फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। रॉबिन, अगर सरकार के मंत्री इस तरह से काम करेंगे तो प्रदेश का क्या हाल होगा? देखिए, बिल्कुल मोनिका, ये बड़ा अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो भी एक ऐसे बोर्ड के लिए जो कि मजदूरों के हित के लिए बनाया गया बोर्ड है, और उसके का जो फंड है करीबन 200 करोड़ का वो फंड है, उसमें नियुक्ति इस तरीके से कर दी गई। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नियमों को ताक पर रखकर
उनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई थी, तब भी एक विवाद खड़ा हो गया था, उनको शिक्षा विभाग से एनओसी नहीं दी गई थी। और अब खुद शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा विभाग से कोई एनओसी नहीं दी गई है, उसके बावजूद उन्होंने कृषि विभाग से एनओसी अपनी नियुक्ति के लिए लगाई है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। उससे भी बड़ा गंभीर मामला ये है कि श्रम मंत्री हरक सिंह रावत खुद पैरवी कर रहे हैं दमयंती रावत की, उनकी गलत नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति की पैरवी कर रहे हैं और उसे नियम संगत बता रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और अगर ये परंपरा अगर प्रदेश में पड़ती है तो फिर एक बड़ा खतरा जो है पूरी सिस्टम के लिए है, ब्यूरोक्रेसी के लिए है। और इससे पहले भी नियमों के विरुद्ध उनको इस बोर्ड में पद दिया गया था और उसको फिर नियमों को जो है तोड़ा मरोड़ा गया। इस बार भी इसी तरीके से किया गया है। और बड़ा गंभीर बात यह है कि दो मंत्री, शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने विभाग की एनओसी नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा खेल खेला जाता है, एक नए तरीके से उनको नियुक्ति दी जाती है, एक बीच का रास्ता निकाला जाता है और नियमों के विरुद्ध जाकर ये सारा काम किया जाता है। तो अगर सवाल यही है कि अगर मंत्री को इस बारे में पता है, शिक्षा मंत्री को इस बारे में पता है, तो फिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या सब ये पूरा सिस्टम आंख मूंदे बैठा है? ये एक बड़ी बात है। और प्रदेश में अगर इस तरीके की बात हो रही है और वो अगर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, किसी अपने को नियम विरुद्ध जो है किसी पद पर बैठा देना, तो फिर इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। इसका संज्ञान सरकार को, मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। बिल्कुल, पहले कार्रवाई नहीं हुई और नियमों को ताक पर रखा गया और अब क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। निकाय चुनाव में अब बात प्रचार पर जा पहुंची है। बीजेपी का विशेष ध्यान 7 नगर निगमों पर है, जहां बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी सरकार के 7 मंत्रियों पर है। त्रिवेंद्र सरकार के 7 सिपह सलार नैया पार लगा पाते हैं या नहीं? मंत्री पार लगाएंगे निगम की नैया। 7 मंत्रियों को 7 निगमों का जिम्मा। मंत्री जी करेंगे बेड़ा पार। इस बार का निकाय चुनाव बीजेपी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में लड़ रही है। तैयारी 2019 की है, इसलिए बीजेपी चुनावी दांवपेच पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि 7 नगर निगमों का जिम्मा सरकार के 7 मंत्री संभाल रहे हैं। इसमें देहरादून में धन सिंह रावत, ऋषिकेश में सुबोध उनियाल, हरिद्वार में मदन कौशिक, कोटद्वार में हरक सिंह रावत, हल्द्वानी में यशपाल आर्य, काशीपुर में रेखा आर्य और रुद्रपुर में प्रकाश पंत निकाय की नैया पार लगाएंगे। बीजेपी ने सरकार और संगठन के नेताओं को निकाय चुनाव में झोंका हुआ है। हालांकि कांग्रेस अपनी तैयारी को बीजेपी से 2 कदम आगे बता रही है। सारे हमारे सीनियर लीडर्स उन्होंने अपनी अपनी जगह पे कमान संभाली हुई है। हम लोग उसका प्रचार प्रसार कम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वर्क है वो बहुत बीजेपी से 2 कदम आगे। वहीं राजनीतिक जानकार कहते हैं कि निकाय में बीजेपी कोई चूक नहीं चाहती, क्योंकि सवाल सीएम की साख और 2019 का है। अगर नतीजा बीजेपी के पक्ष में नहीं आता है तो ये एक बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में भी बहुत बड़ा काम करेगा और जो विरोधी है या विपक्ष है उसको बड़ी ताकत देगा। निकाय चुनाव सरकार की परीक्षा है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा मंत्री किस निगम से कैसा रिजल्ट देने में कामयाब रहता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर नामांकन होते ही भाजपा पूरी तरह से चुनाव प्रचार के मूड में आ गई है। आज शाम 5 बजे प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के कई नेता और देहरादून के प्रभारी मंत्री को मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा देहरादून के सभी 100 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। इससे पहले बुधवार को पार्टी की ओर से प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि महामंत्री नरेश बंसल को संयोजक बनाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा निशंक, खंडूरी, कोश्यारी समेत 3 दर्जन नेताओं को इस समिति में जगह दी गई। राज्य सरकार के सभी मंत्री भी समिति में शामिल किए गए हैं। हमको 5 बजे जितने हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं और मेयर, सभी हमारे विधायक और महानगर के पदाधिकारी,
मंडल अध्यक्ष ये सब रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक में स्वयं रहेंगे, संबोधित करेंगे। तो ये हमारी चुनाव की एक किस्म से शुरुआत होगी। वहीं नई टिहरी नगर पालिका सीट पर इस बार 2 पूर्व मंत्री आमने सामने हैं और अपने अपने प्रत्याशी को लेकर दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जहां एक तरफ पूर्व मंत्री शूरवीर सजवाण की पत्नी अंबिका सजवाण कांग्रेस से पालिका सीट की दावेदार हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने भी पीडीएफ प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं। जहां शूरवीर सजवाण ने पीटीएफ सदस्य पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के सामने कोई नहीं टिक सकता, तो दिनेश धने ने कहा कि ये सीट उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और जिन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए टिहरी की जनता को ठगने का काम किया, जनता उनको इसका हिसाब जरूर देगी। पीडीएफ के सभी प्रत्याशी हार चुके, अब पीडीएफ नाम की कोई चीज नहीं है। अब तो लोगों का व्यक्तिगत प्रत्याशी किसी का हो सकता है और जितने प्रत्याशी हैं, मैं तो मेरे साथ उनका सबका पहले सहयोग रहा है। जितने लोग मैदान में, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। ये सीट अब हम सब लोगों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम सब इस सीट को हम जीत के रहेंगे और जो प्रत्याशी और हैं वो ज़मीन में कहीं नहीं, वो सब हवाई हैं और वो सब लोगों ने हमेशा उन्होंने लूटा, एक बार नहीं कई बार लोगों का विश्वास लूटा, लोगों को छल किया। निकाय चुनाव में इस बार बेरोजगारी, महंगाई, सड़क और विकास के अलावा प्रदूषण रोकने के नाम पर भी प्रत्याशी जनता से वोट मांग रहे हैं। जी हां, पंतनगर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से सटे फूलसुंगा वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश गौरी इस बार क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के नाम पर भी लोगों से वोट मांग रहे हैं। दरअसल पंतनगर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से सटे फूलसुंगा वार्ड के लोग बीते कई वर्षों से जल और वायु प्रदूषण के कारण काफी परेशान हैं। पंतनगर सिडकुल क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकल रहे प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा के कारण यहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी के चलते चुनाव मैदान में उतरे इस मुद्दे को उठाकर वोट मांग रहे हैं प्रत्याशी। अगर आप कमीज डालें व्हाइट रंग की तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, शाम तक गाड़ी खड़ी करें तो भी ब्लैक हो जाती है। राख गंदगी जितनी है और प्रदूषण जो गंदा पानी है उससे पूरी जनता गांव की परेशान। सबसे पहले मैं इस बार मेरा वही 2 प्राथमिकताएं हैं, एक तो रोड बनाना, दूसरा इस प्रदूषण जो फैक्ट्रियों के द्वारा यहाँ पे इसको बंद करवाना। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर नगर पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी सीमा सरकार को चुनाव लड़ा रहे स्थानीय विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की साख इस बार दांव पर है। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज दिनेशपुर नगर पंचायत के सीटिंग अध्यक्ष काबल सिंह भाजपा का दामन छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी के काबल सिंह को मनाने की कोशिशें थी, लेकिन वो नहीं माने। आपको बता दें कि काबल सिंह की दिनेशपुर क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है और इसी के चलते शिक्षा मंत्री काबल सिंह का नामांकन वापस कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे आश्वासन पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी से दिया गया था। मुझे ऐन मौके में मेरी टिकट काट दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिटिंग चेयरमैन में टिकट कटेगी, पर ऐन मौके में टिकट काट दी। इसलिए मैं निर्दलीय मैं अपनी जनता के साथ सबके साथ मिलजुल के एक सलाह मीटिंग की। वो बोले निर्दलीय लड़ो, जनता के जैसे मैं भाइयों के सहयोग से ही निर्दलीय लड़ रहा हूँ। वहीं उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में इस बार पहली बार नगर पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दावेदार तैयारियों में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों को इस बार चुनावी मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों से विकास की उम्मीद है। बता दें कि पहली बार नानकमत्ता में होने वाले नगर पंचायत चुनाव में कुल 7 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें करीब 6000 मतदाता चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ग्राम सभा में इतने विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। अब आशा करते हैं कि नगर पंचायत होने के बाद हमें जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से मेरे ख्याल नानकमत्ता शहर जो है अच्छा आगे को डेवलप करेगा। अभी नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि यहाँ चुन के आएगा, हम आशा करते हैं कि उनसे उम्मीद करते हैं कि अच्छे अच्छे कार्य करेंगे यहाँ और नानकमत्ता का विकास होगा। नगर पंचायत पहली बार बनी है और नगर पंचायत पहली बार बनी है तो इसमें बजट भी अच्छा खासा आया है और मैं समझता हूँ कि ग्राम पंचायत से कई गुना अधिक पैसा नगर पंचायत में आता है, जिसमें विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
नैनीताल में आज से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। तहसील कार्यालय में चल रही नामांकन पत्रों की जांच चुनाव अधिकारी अभिषेक रुहेला कर रहे हैं। आज सभासद और अध्यक्ष पदों के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र की जांच के लिए पहुंचे। हालांकि कोई भी खामियां पहले सत्र में नहीं मिली। बता दें कि नैनीताल पालिका अध्यक्ष सीट के लिए 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। साथ ही 84 प्रत्याशियों ने 15 वार्डों में सभासद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है, जिनके भाग्य का फैसला 27,000 नैनीताल के मतदाता करेंगे। कैंडिडेट आ चुके हैं और इसमें एक बार उम्मीदवार जांच के बाद फाइनल होगा कि कौन कौन चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। पहले उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करी जाएगी, उसके बाद नाम वापसी के लिए एक दिन निश्चित होता है। उस दिन यदि किसी को नाम वापस लेना है तो अपना आवेदन यहाँ कर सकता है और उसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने रहती है, लेकिन निकाय में निर्दलियों का बोलबाला ज्यादा रहता है। 2008 और 2013 में निर्दलियों ने दोनों राष्ट्रीय दलों के समीकरण बिगाड़ दिए थे। बीजेपी कांग्रेस को निर्दलियों की चुनौती। 2013 में निर्दलियों ने बिगाड़ा था दोनों पार्टियों का गणित। 2008 में भी निर्दलियों ने जीती थी कई अहम सीटें। उत्तराखंड में यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये निकाय चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला है, लेकिन इससे पहले हुए निकाय चुनाव ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2008 के नगर निकाय चुनाव में कुल 60 निकायों में नगर पालिका, नगर पंचायतों में 22 मेयर और अध्यक्ष निर्दलीय थे। कुल 633 वार्ड मेंबरों में से 300 निर्दलीय थे। 2013 के निकाय चुनाव की बात करें तो निर्दलीयों और राष्ट्रीय दलों के जीते प्रत्याशियों की संख्या में अंतर थोड़ा कम हुआ। मेयर और अध्यक्षों के कुल 69 पदों में से 22 निर्दलियों ने हासिल किए। कुल 690 वार्ड मेंबरों में से 369 पर निर्दलीय जीते। पंचायतों के इलेक्शंस में निजी हैसियत से भी लोग चुनाव जीतते हैं, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी जीतते हैं, कई बार तो विधायक जीत जाते हैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके लिए कोई निर्धारित मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि इसमें ही ऐसा होगा। ये केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है। ऐसे कई चुनावों में उदाहरण हैं जिनमें निर्दलियों ने भाजपा और कांग्रेस के गणित के आंकड़ों को बिगाड़ दिया। दोनों राष्ट्रीय दलों को मजबूरन निर्दलियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कई बार नुकसान होता है, कई बार उतना अपेक्षित नुकसान नहीं हो पाता है। तो तमाम चीज़ें हैं। ये जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं उसमें हम कोशिश करेंगे इस बात का कि हम सब लोग मिलकर के जो है एक समन्वय स्थापित करने का काम करें। अब भले ही बीजेपी और कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि चुनाव में निर्दलियों से कोई खास नुकसान होता है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही राष्ट्रीय दल चुनाव के परिणाम आने या चुनाव के दौरान सबसे पहले निर्दलियों को अपने पाले में लाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हैं। किशोर रावत, न्यूज़ 18, देहरादून। इस वक्त बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। नगर निगमों में आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता दिनेश त्यागी ने याचिका दाखिल की है। आरक्षण को 7 निगमों में गलत बताया गया है। इस याचिका के जरिए अधिवक्ता की याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। वीरेंद्र बेष्ट से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, 7 निगमों में आरक्षण को गलत बताया गया है याचिका के जरिए, अब कल सुनवाई होने वाली है। किस तरह से इस याचिका में और क्या कुछ कहा गया है, क्या तर्क दिए गए हैं? मोनिका, जिस तरह से राज्य में निकाय चुनाव चल रहे हैं और एक बड़ा अपडेट ये कह सकते हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है और हालांकि पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी, लेकिन खास तौर पर जो सरकार ने आरक्षण निगमों में जारी किया है उस आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और साफ तौर पर याचिका में ये कहा गया है जो 7 रुड़की को अगर छोड़ दिया जाए तो जो
7 निगमों में सरकार चुनाव कर रही है, 5 को रिजर्व कर दिया और 2 सीटों को सामान्य कर दिया। जो आरक्षण का क्रम है, जो आरक्षण की प्रक्रिया है, वो संवैधानिक इन निगमों में कर दी गई है, क्योंकि किसी भी चीज में आरक्षण को 50% से बढ़ाया नहीं जा सकता और यहाँ पर 70% आरक्षण को कर दिया गया है। अगर बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर का हवाला दिया गया है, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें साफ तौर पर आदेश ये कहा गया था कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कल मामला सुनवाई के लिए नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में आएगा, तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा निर्णय कोर्ट से आ सकता है। मोनिका। वीरेंद्र, तो क्या अगर निर्णय कुछ आता है तो इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर आरक्षण को जिस तरह से याचिका में असंवैधानिक कहा गया है, तो अगर कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जो याचिका में उठाए गए सवाल हैं उनको असंवैधानिक मान लिया गया, तो कहीं ना कहीं निगमों में जो चुनाव हो रहे हैं राज्य में निकायों के निकाय चुनाव, तो उन पर असर पड़ना तय माना जा सकता है। शुक्रिया वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईआईटी का 2018 थोम्सो महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न संस्थानों के 3600 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस बार थोम्सो महोत्सव में 120 इवेंट का आयोजन किया जाएगा। थोम्सो महोत्सव का उद्देश्य छात्रों को पठन पाठन से अलग एक्टिविटी करने का मौका मिले, इसकी कोशिश है। थोम्सो महोत्सव में प्रथम द्वितीय आने वाले संस्थानों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर छात्रों में खासा उत्साह है। और बात करते हैं ठंड की। मसूरी में लगातार ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इस बार ठंड पहले आ गई और आगे और अभी बढ़ेगी।